साल था 1986। सारे स्पेस एंथुसियास्ट खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मिल गई है यूरेनस की पहली तस्वीर और उस ग्रह के बारे में ढेर सारा डेटा, जो इतना यादगार पल है कि आज हम हमारे सोलर सिस्टम और स्पेशली यूरेनस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, वो साल 1986 में कैप्चर किए गए उस डेटा की बदौलत ही जानते हैं। हालांकि अभी रिसेंटली ये पता चला है कि जिस खबर ने पूरी दुनिया को बीते 40 सालों से मुस्कुराने की वजह दी है ना, वो तो असल में झूठी है। नासा ने हमें फ्रॉम द बिगिनिंग यूरेनस को लेकर गलत डेटा शो किया। मगर क्यों? आखिर यूरेनस को लेकर ऐसी कौन सी चीज है जो नासा छुपाना चाह रही है? और अगर हमें आज तक सब कुछ गलत बताया गया तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या यूरेनस जैसा ग्रह सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1977 में लॉन्च होने के करीब 9 साल बाद जब साल 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास पहुंचा, तो वो ना सिर्फ उस मुकाम तक पहुंचने वाला ह्यूमन हिस्ट्री का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया, बल्कि 40 साल बीत जाने के बावजूद अभी भी वो इस कीर्तिमान को स्थापित करने वाला इकलौता स्पेसक्राफ्ट है, जहां आज तक और कोई भी इंसानों द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट कभी भी यूरेनस के आसपास नहीं गया है। लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जो कि बहुत नेचुरल है, कि एज ऑफ नाउ वॉयेजर 1 इंसानों द्वारा बनाया गया फारदेस्ट ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट है, जो डीप स्पेस में पृथ्वी से करीब 24.8 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद अभी भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे में जब वॉयेजर 1 अपने कंपेनियन से ज्यादा दूर जा चुका है और दोनों सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हैं, तो आखिर वॉयेजर 1 के साथ ऐसा क्या गलत हुआ कि वो इस इतिहास को रचने से पीछे हो गया? वेल, द आंसर इज टाइटन। दरअसल ना, हर 176 सालों में एक बार हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स इस तरह से अलाइन होते हैं कि उनकी तरफ जाने वाले स्पेसक्राफ्ट स्लिंगशॉट मैन्यूवर परफॉर्म करके नेक्स्ट प्लैनेट पे जंप कर सके। अब ये स्लिंगशॉट मैन्यूवर क्या होता है ना, इसे जरा इस एनिमेशन की मदद से समझते हैं। तो देखो, इतना तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट की तरफ जाता है तो उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर ट्रैप करके उसे चारों तरफ रिवॉल्व करने की कोशिश करती रहती है। सभी ग्रहों की चंद्रमा इसी ग्रेविटेशनल ट्रैप की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। इवन पृथ्वी के ऊपर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS भी पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है सर्कुलर पार्ट में ट्रैवल करने के लिए और एक्सेलरेशन के लिए। अब जब इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड के साथ किसी प्लैनेट की तरफ जाता है ना, तो वो प्लैनेट उस स्पेसक्राफ्ट को ट्रैप करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जैसा कि इस एनिमेशन में इस रेड ऑब्जेक्ट के साथ हुआ। अब इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे बढ़ी, इस मामले में बारी आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम की, जो कहता है कि एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों ही चीजें ना तो बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है, सिर्फ ये एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो जब स्पेसक्राफ्ट लीनियर मोमेंटम गेन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है ना, तब प्लैनेट की ग्रेविटी और उसके मैग्नीट्यूड की एनर्जी उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और जब बात हो जुपिटर जैसे ह्यूमंगस प्लैनेट्स की, तो उसकी मैग्नीट्यूड की थोड़ी सी एनर्जी भी वॉयेजर जैसे छोटे से स्पेसक्राफ्ट को इतना एनर्जाइज कर सकती है कि उसका एक्सेलरेशन किसी भी फ्यूल द्वारा जनरेट किए गए रिजल्ट को एग्जीट कर जाए। अब स्लिंगशॉट मैन्यूवर के दौरान ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी इन 9 तरह से चेंज हो सकती है, जिसमें प्लैनेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का सबसे बड़ा रोल होता है। तो 176 सालों में एक बार आने वाला ये अलाइनमेंट कुछ इस तरह का था कि इसमें वॉयेजर की डायरेक्शंस और ट्रेजेक्टरी में प्लैनेट की ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस की वजह से जो बदलाव आ रहे थे, स्पीड की एक्सेलरेशन के साथ वो बदलाव इतने सटीक थे कि बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अपने आप ही जुपिटर इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को सैटर्न की तरफ, सैटर्न यूरेनस की तरफ और इसी तरह रीडायरेक्ट करते जा रहे थे। अब चूंकि इन स्पेसक्राफ्ट को उन प्लैनेट्स की ग्रेविटी की वजह से ही पुश मिलता रहा, इसी वजह से ना सिर्फ उनका फ्यूल कंजम्पशन कई गुना कम हो जाता है, बल्कि इनकी पावर कंजम्पशन भी घट जाती है। और यही कारण है कि आज इतने सालों बाद भी सिर्फ यही 2 स्पेसक्राफ्ट्स इतने लंबे समय तक इतनी लंबी दूरी को तय कर पाए हैं, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 90% काम तो प्लैनेट्स की ग्रेविटी ने ही कर दिया था।
अब देखो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही जुपिटर और सैटर्न तक सेम पैटर्न और टेक्निक का इस्तेमाल करके गए थे और दोनों ही ने इन दोनों प्लैनेट्स के बहुत क्रूशियल डेटा को पृथ्वी की ओर भेजा था। मगर फैसले की घड़ी आई सैटर्न पहुंचने के बाद। देखो पहले वॉयेजर 1 सीधा प्लूटो तक जाकर आउटर प्लैनेट्स का डिटेल एग्जामिनेशन करने वाला था, मगर वैज्ञानिकों को आउटर प्लैनेट से ज्यादा दिलचस्पी थी सैटर्न की रिंग्स में और खास करके उसके सबसे स्पेशल मून टाइटन पे। और उन्हें ये पता था कि इससे अच्छा मौका ना उन्हें शायद ही अगले कुछ सालों तक मिलेगा रिंग्स और टाइटन को स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने एक फैसला लिया और वो ये कि वॉयेजर 1 के सैटर्न पहुंचने के बाद उसकी ट्रेजेक्टरी को इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि वो टाइटन को करीब से देख ले। पर इसका डिसएडवांटेज ये था ना कि इस ट्रेजेक्टरी पे जाने के बाद वो आगे किसी भी और प्लैनेट को एनकाउंटर नहीं करने वाला था। मगर टाइटन के बारे में जानना वैज्ञानिकों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया और जहां वॉयेजर 1 सैटर्न के बाद टाइटन को पास करते हुए इक्लिप्टिक प्लेन के बाहर निकल गया, वहीं पर वॉयेजर 2 अलाइनमेंट में आ रहे सभी प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुश लेता गया और 24 जनवरी 1986 के दिन पहुंचा यूरेनस के पास। वॉयेजर 2 के यूरेनस के ऑब्जर्वेशन सर्कल में घुसने से लेकर उससे पूरी तरह बाहर निकलने के बीच सिर्फ 6 घंटे का फर्क था। मगर आज हमारे पास यूरेनस तो क्या बल्कि उसकी रिंग्स और इवन उसके मून्स की जितनी भी तस्वीरें हैं और वहां का A to Z जितना भी डेटा हमारे पास है ना, वो सब उन 6 घंटों में ही निकाला गया था जब वॉयेजर 2 यूरेनस का सर्वेक्षण कर रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में हबल और कई पावरफुल ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने हमें कुछ क्लैरिफिकेशंस और वेरिफिकेशंस करने में हेल्प जरूर की, मगर जो ज्ञान का मूल आधार है वो हमें उसी समय प्राप्त हुआ था। तो देखो वॉयेजर ने हमें यूरेनस के एग्जिस्टिंग मून्स के अलावा 10 और नए चंद्रमाओं की जानकारी दी, जो थे पक, पोर्टिया, जूलियट, क्रेसिडा, रोसालिंड, बेलिंडा, डेस्डेमोना, कोडिलिया, ओफिलिया और बियांका। अब पहले ऐसा माना जाता था कि यूरेनस के चारों तरफ 9 काफी फेंटेड रिंग्स मौजूद है, लेकिन वॉयेजर ने वैज्ञानिकों को 2 और रिंग्स की जानकारी दी जिनकी खबर किसी को नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशनल एक्सिस करीब 59 डिग्रीज तक तिरछी है। ये डिस्कवरी भी वॉयेजर ने ही की थी, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि यूरेनस के एटमॉस्फेयर में करीब 724 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती है और उसकी क्लाउड सरफेस के 800 किलोमीटर नीचे खौलते हुए पानी से भरा एक समुद्र मौजूद है। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों में ना सबसे ज्यादा मिसमैच हो रही थी यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड। देखो यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड जो वॉयेजर द्वारा रिकॉर्ड की गई थी ना, वो उसकी रोटेशन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि रोटेशन से मैग्नेटिक फील्ड का क्या संबंध है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बनती ही तब है जब किसी प्लैनेट के मोल्टेन कोर में होने वाले मोशंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं। अब एक और चीज ये भी स्ट्रेंज थी कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से भरी पड़ी थी, जिनकी जगह पे इस पूरे रीजन पे वाटर आयंस और प्लाज्मा को होना चाहिए था। पर क्यों? क्योंकि यूरेनस के साथ साथ उसके 4 मेजर मून्स आइस से ढके हुए हैं और अगर वो आइस एंटिटीज कुछ भी हरकत कर रही होती ना, तो उनकी जियोलॉजिकल एक्टिविटी के बाय प्रोडक्ट में निकलने वाला प्लाज्मा और वाटर आयंस हमें आसपास के एटमॉस्फेयर में दिखने चाहिए थे। मगर चूंकि ऐसा कुछ भी वहां उपस्थित नहीं था, इससे 2 बातें बिल्कुल साफ हुई। पहला कि यूरेनस के मून्स बिल्कुल भी जियोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, हेंस वहां लाइफ के होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। और दूसरी ये कि वाटर आयंस के ना होने का मतलब है कि इन चंद्रमाओं की आइस शीट्स के नीचे कोई भी हिडन ओशन भी मौजूद नहीं होगा। हालांकि 11 नवंबर 2024 के दिन नेचर जर्नल में ये आर्टिकल पब्लिश होता है टाइटल्ड द एनामलोज स्टेट ऑफ यूरेनस मैग्नेटोस्फीयर ड्यूरिंग द वॉयेजर 2 फ्लाईबाई, जिसके को ऑथर जेमी एम जेसिंस्की जब अपने टीम मेंबर्स के साथ यूरेनस के वॉयेजर 2 डेटा को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें यह पता चला कि ये सारा का सारा डेटा तो बेकार और झूठा है और एक्चुअल में तो यूरेनस वैसा है ही नहीं जैसा कि इन रीडिंग्स में बताया गया है। अब ये खबर ना बिल्कुल हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस स्टेटमेंट से जेमी पूरे 40 साल के यूरेनस के ऑब्जर्वेशन पे सवाल उठा रहे थे और उसे बेबुनियाद बता रहे थे। अब कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि कहीं वॉयेजर ने यूरेनस में कुछ ऐसा तो नहीं देखा जिसे नासा छिपाना चाह रही हो। मगर जब जेमी ने इसके लिए फैक्ट्स प्रेजेंट किए, तब सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
तो देखो, जेमी ने जब इलेक्ट्रॉन्स की इतनी भारी मात्रा को यूरेनस के एटमॉस्फेयर में देखा ना, तो उन्होंने इसके सोर्स के तौर पर लगे हाथ सन के डेटा को भी एक्सट्रैक्ट किया और उन्हें मिल गया उनका जवाब। उन्होंने पाया कि जिस वक्त वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजर रहा था, उससे कुछ ही समय पहले एक सोलर स्टॉर्म ने सीधा यूरेनस को हिट किया था और सोलर विंड्स की इंटेंसिटी को देखते हुए उस इंपैक्ट की वजह से कुछ समय के लिए यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनल शेप चेंज हो गया था। देखो, यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल, प्लाज्मा या आयंस थे ना, वो इस इंपैक्ट की वजह से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से डिस्प्लेस होके बाहर आउटर स्पेस में चले गए थे और उनकी जगह ले ली थी उस सोलर विंड से आए हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स ने। अब इत्तेफाक से उसी समय वॉयेजर भी यूरेनस के पास आ गया और सारा डेटा इकट्ठा करके चला गया और यही कारण था कि उसमें से बहुत कुछ प्री एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ फिजिक्स से मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि वो डेटा एक्चुअल में यूरेनस का था ही नहीं। और रही बात नासा ने हमसे ये बात क्यों छिपाई, तो इसका जवाब ये है कि नासा को खुद भी कभी इसका संदेह हुआ ही नहीं और उन्होंने इस एंगल से कभी एनोमलीज को देखा ही नहीं, या फिर सोलर विंड के डेटा को यूरेनस की ऑब्जर्वेशन के पैरेलल रखने की कोशिश ही उन्होंने कभी नहीं की। अब ऐसा भी नहीं है कि वो पोजीशन यूरेनस के लिए अनकॉमन हो, बल्कि सच्चाई तो ये है कि यूरेनस सोलर विंड्स और स्टॉर्म्स के कुछ ज्यादा ही एक्सपोजर में रहता है, जिस वजह से यूरेनस की लाइफ साइकिल में 4% केसेस में वो और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसी स्टेज में बनी रहती है। तो देखो, हमारे अगले यूरेनस मिशन में भी ऐसे मैग्नेटिक डिस्ट्रप्शंस नहीं दिखेंगे, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। पर साथ ही साथ ना, ये खबर एक आशा की किरण भी है, एज इसका मतलब ये भी है कि शायद यूरेनस और उसके आसपास मौजूद चंद्रमाओं पे जीवन के संकेत हो सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी, जिसे ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए यूज किया जा सकता हो। और यही कारण है दोस्तों कि दुनिया की कई एजेंसीज इस वक्त फ्लाई बाय मिशंस नहीं, बल्कि ऐसे परमानेंट ऑर्बिटर्स प्लान कर रही है जो यूरेनस के चारों तरफ कई सालों तक उसकी स्टडी करेंगे। और दोस्तों, इन प्रपोज्ड एंड प्लान्ड मिशंस में सबसे पहला नाम आता है नासा के प्लाज्मा एनवायरनमेंट, रेडिएशन, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूरेनियन सिस्टम ऑर्बिटर, जिसे शॉर्ट में कहा गया है पर्सियस। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जुलाई 2023 में प्रपोज किया गया ये एक ऐसा ऑर्बिटर होगा जिसका सोल फोकस यूरेनस की मैग्नेटोस्फीयर और उसके इनर में मौजूद स्ट्रक्चर को स्टडी करना होगा, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि यूरेनस अभी किस स्टेज में एग्जिस्ट कर रही है और बीते बिलियंस ऑफ ईयर्स में उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, जियोग्राफिकली भी और एटमॉस्फेरिकली भी। करेंटली इसके कंस्ट्रक्शन पे ना काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर सब कुछ सही से चलता है तो फरवरी 2031 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके करीब 12 साल बाद मिड 2043 तक ये यूरेनस के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर कर जाएगा और डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। इसके अलावा चाइना का तियानवान 4, जिसका इनिशियल काम जुपिटर को क्लोजली स्टडी करने का था ना, उसके साथ भी एक स्पेसक्राफ्ट अटैच करने की सोची जा रही है, जो जुपिटर पहुंचने के बाद तियानवान से सेपरेट होकर सीधा यूरेनस की तरफ निकल जाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से सितंबर 2029 में इसके स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा, जहां दिसंबर 2035 में ये जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर करके 3 साल उसका सर्वेक्षण करेगा और फिर वहां से अपने ट्रेजेक्टरी चेंज करके जुपिटर के दूसरे सबसे बड़े मून कैलिस्टो की तरफ 2038 तक पहुंच जाएगा और अपना बाकी बचा हुआ समय वहीं पर देगा। हालांकि जुपिटर पहुंचने से कुछ समय पहले ही इसमें अटैच्ड इंटरप्लैनेटरी फ्लाई बाय प्रोब इससे सेपरेट होकर अपनी अलग डायरेक्शन में चला जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 2045 तक यूरेनस के पास से गुजर के वहां का क्रूशियल डेटा चाइनीज स्पेस एजेंसीज को ट्रांसमिट करेगा। इन दोनों मिशंस में से नासा के मिशन से ज्यादा उम्मीदें इसीलिए भी है क्योंकि इनका ऑर्बिटर वहां पे स्पेसिफिकली कई साल गुजारेगा और प्लैनेट के अलग अलग पोर्शंस को बारीकी से देखेगा, जबकि वहीं चाइना का प्रोब केवल यूरेनस के पास से गुजर कर निकल जाएगा, यानी कि ये एक फ्लाई बाय मिशन होगा और हमें इससे उतनी डिटेलिंग नहीं मिल पाएगी। हालांकि जाते जाते आपके लिए एक सवाल है और वो ये है कि तियानवान 4 के पहले जो तियानवान 3 प्लान किया जा रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हो। देखते हैं कि आप में से किसने सही जवाब लिखा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है प्लैनेट वी के बारे में। प्लैनेट वी एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट था जो कि हमारे सोलर सिस्टम में कभी एग्जिस्ट किया कर सकता था, पर आखिर उस प्लैनेट के साथ क्या हुआ और वो प्लैनेट कहां गायब हो गया, ये पूरा किस्सा जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है।
मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।